अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट फॉर फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे। इसमें जो पहला यूनिट है उसके बारे में आज हम कुछ स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। Definition of pharmacology: it is defined as the study of substances that interact with living systems through chemical processes, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting the normal body processes. फार्माकोलॉजी एक स्टडी है सब्सटेंसेस की, जिसमें ये देखा जाता है कि ये केमिकल प्रोसेसेस किस तरीके से बॉडी में इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरीके से ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और इनहिबिट हो रहे हैं, हमारे बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस में किस तरीके से अमल दखल करते हैं, जो भी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका क्या अमल दखल होता है हमारी बॉडी में। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनामिक्स। Pharmacokinetics, study of effects the body has on drugs, includes absorption, distribution, metabolism and excretion, is called pharmacokinetics. फार्माकोकाइनेटिक्स एक स्टडी है जो हमारी बॉडी पे की जाती है कि हमारे बॉडी के ड्रग्स पे क्या असरात होते हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से इन ड्रग्स को जज्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, फैलाती है और हजम करती है और खारिज करती है। इस स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स एक स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी पे क्या असर अंदाज करते हैं। Pharmacokinetics. Before discussing the pharmacokinetics, it is important to understand about the routes of drug administration. फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स कौन से हैं। The route of drug administration is determined primarily by the properties of drug, water or lipid solubility, ionization, etc. जिस रूट से हम ड्रग को इस्तेमाल करेंगे वो ड्रग की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि ड्रग पानी में जज़ब होता है या तेल में जज़ब होता है, और उसकी आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। द थेरेप्यूटिक्स ऑब्जेक्टिव्स, द डिजायरेबिलिटी ऑफ एन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और द नीड फॉर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम क्या चाहते हैं कि कितनी जल्दी ड्रग के असरात हमारी बॉडी पर हों। देयर आर 3 मेजर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ज़्यादातर 3 मेन तरीके से ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है। एंट्रल, ओरल और सबलिंगुअल, पेरेंट्रल आईवी, intravenous IM, intramuscular SC, subcutaneous etc. others inhalation, intranasal, topical etc. एंट्रल का मतलब है ओरल या सबलिंगुअल, इसमें मुंह से लेने वाली खुराक भी शामिल है और इसमें ज़बान के नीचे रखने वाली खुराक भी शामिल है। पेरेंट्रल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एक्सेट्रा। पेरेंट्रल में जो हम वेन के ज़रिए ड्रग्स लेते हैं और जो हम मसल के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं और जो हम सबक्यूटेनियस हमारे स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं वो शामिल है। और अदर्स में इनहेलेशन, इंट्रानेसल, टॉपिकल एक्सेट्रा। इनहेलेशन जो हम सांस के ज़रिए ड्रग्स लेते हैं, इंट्रानेसल जो हम नाक के ज़रिए ड्रग्स लेते हैं और टॉपिकल जो हम स्किन पे लगाते हैं। फिर एंट्रल रूट है। एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। एंट्रल रूट इंक्लूड्स ओरल एंड सबलिंगुअल। एंट्रल रूट सबसे आसान तरीका है ड्रग्स लेने का और इसमें ओरल और सबलिंगुअल शामिल है। ओरल मुंह से लेने वाली खुराक, सबलिंगुअल, लिंगुअल निकला लैंग्वेज से, तो हमारी ज़बान के नीचे रखने वाली जो खुराक है उसे सबलिंगुअल कहा जाता है। ओरल रूट, गिविंग ड्रग बाय माउथ इज कॉल्ड ओरल रूट। इस्तेमाल करते हैं मुंह के ज़रिए हम जो ड्रग्स लेते हैं उसे ओरल रूट कहते हैं। इसके एडवांटेजेस: मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल, यूज्ड फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमैटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। डोजेज फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर स्टीराइल टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट से जब ड्रग लिए जाते हैं तो इसके कई फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा है कि ये बहुत आसान और बहुत आम तरीका है ड्रग्स लेने का, और इसमें लोकल और सिस्टमेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स होता है। ये जब ड्रग्स लिए जाते हैं तो ये हमारी सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं और इन ड्रग्स को लेने से पहले हमें स्टीराइल टेक्निक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती।
Delivery of drug into circulation is slow so that rapid high blood concentration are avoided and adverse effects are less. जब हम ये ड्रग मुंह के ज़रिए लेते हैं तो हमारी सर्कुलेशन में ये आहिस्ता आहिस्ता से जज़ब होता है हमारे ब्लड में, इसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अचानक से नहीं होती, जिसके वजह से जो नुकसान होने होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होने होते हैं वो कम नज़र आते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज वेरिएबल, इरिटेशन ऑफ म्यूकोसल सरफेस कैन अकर। रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ड्रग को जज़ब करने के टाइम को कहते हैं। तो इसमें एक नुकसान ये है कि ड्रग जब जज़ब होता है, हम जब मुंह से ड्रग लेते हैं तो जब ये जज़ब होता है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसमें कम टाइम भी लग सकता है और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हम टाइम का पता नहीं कर सकते कि कितना टाइम में ये ड्रग जज़ब होगा। इरिटेशन ऑफ म्यूकोसल सरफेस कैन अकर, जब हम मुंह से ड्रग लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, हमारे मुंह के अंदर इरिटेशन हो सकती है। Extensive hepatic metabolism first pass effect may occur before the drug reaches its site of action. कई दफ़ा ड्रग हमारे मैदे के अंदर तेज़ाब की वजह से मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं, हज़म हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे ड्रग को पहुँचना चाहिए, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिलेड, thus unsuitable in emergency situations. क्योंकि जब हम मुंह से ड्रग लेते हैं तो उसका एक्शन आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता है। इमरजेंसी सिचुएशन में हम मुंह से ड्रग नहीं ले सकते। जब हम मुंह से ड्रग लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्शन नज़र आता है, इसलिए हम इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रग को मुंह से नहीं ले सकते। ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स और बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, बेंजाइल पेनिसिलिन कैनॉट बी एडमिनिस्ट्रेड। ड्रग्स कई दफ़ा हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, जैसे इंसुलिन और पिट्यूटरी हार्मोन के साथ मिलके जज़ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहते। जैसे कि हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी, जो कि हमारे मैदे की तेज़ाबियत है, जब उसमें ड्रग्स जाके मिलते हैं तो वो उधर ही ख़त्म हो जाते हैं और आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन नहीं दिखा पाते। Sublingual placement of drug under the tongue is called sublingual. It allows a drug to diffuse into the capillary network and therefore to enter the systemic circulation directly. Sublingual जो हम ड्रग ज़बान के नीचे रखते हैं, इसे sublingual कहा जाता है। ये जब हम कोई भी ड्रग ज़बान के नीचे रखते हैं तो ये ड्रग हमारे कैपिलरी नेटवर्क में डिफ्यूज़ होता है, हमारे कैपिलरी नेटवर्क में जाता है और वहाँ से गुजर के हमारे खून में शामिल होता है। तो इसके एडवांटेजेस कई सारे हैं, जैसे रैपिड एब्सॉर्प्शन एंड इफेक्ट, एग्जांपल ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट इन एंजाइना, स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट, लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। रैपिड एब्सॉर्प्शन एंड इफेक्ट, जब हम ज़बान के नीचे कोई भी ड्रग रखते हैं तो वो इमीडिएटली उसी वक्त जज़ब हो जाता है और उसके असर उसी वक्त नज़र आ जाते हैं। जैसे कि एंजीसेट की गोली जब एक हाइपरटेंशन के मरीज़ के ज़बान के नीचे रखी जाती है तो आधे घंटे में उसके दिल की नसें खुल जाती हैं और उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट, जब हम कोई ज़बान के नीचे ड्रग रख के इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर हम उसे थूक दें तो वो उसी वक्त उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त उसमें जो भी इफेक्ट आ रहा होता है उस ड्रग का वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इस तरीके से जब हम ड्रग को इस्तेमाल करते हैं ज़बान के नीचे रख के तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब हम ड्रग को ज़बान के नीचे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि ये मैदे की तेज़ाबियत के साथ ड्रग नहीं मिलता, ये डायरेक्ट जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होता है, इसलिए हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लेते हैं। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इनकन्वीनियंट, डिसकम्फर्टेबल फॉर फ्रीक्वेंट यूज़। ड्रग को सबलिंगुअली इस्तेमाल करने के कई डिसएडवांटेजेस है, जैसे इनकन्वीनियंट, डिसकम्फर्टेबल फॉर फ्रीक्वेंट यूज़। जब ड्रग को हम ज़बान के नीचे रख के इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है, जैसे कि हमारे रेगुलर इस्तेमाल में हम हर रोज़ ड्रग को ज़बान के नीचे नहीं रख सकते, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। और इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा एंड एक्सेसिव सलाइवेशन, जब हम ड्रग को ज़बान के नीचे रखते हैं तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर इरिटेशन हो सकती है और हमारा थूक ज़्यादा बन सकता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है।
Parenteral administration is used for drugs that are poorly absorbed from the GIT, heparin, and for agents that are unstable in the GIT, insulin. Parenteral administration is also used for treatment of unconscious patients and under situations that require a rapid onset of action. Parenteral administration में जो drugs इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे GIT ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे खून में शामिल नहीं हो पाते जब हम उन ड्रग्स को मुंह से लेते हैं, इसलिए उन ड्रग्स को पेरेंटरली इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे जीआईटी में अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि जब इंसुलिन हमारे मैदे के तजाबियत में मिलती है तो वो मैदे के तजाबियत की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपना असर नहीं दिखा पाती। पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, जो बेहोश हुए पेशेंट्स हैं, उनको ड्रग्स देने के लिए भी पेरेंटल रूट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रैपिडली उसी वक्त ड्रग के असरात उन पे नजर आए। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे इंट्रावीनस हमारे नब्ज में इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल करना, इंट्रामस्कुलर हमारे गोश्त के अंदर इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल करना, इंट्राडर्मल हमारे स्किन के अंदर इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल करना, सबक्यूटेनियस हमारे चर्बी के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करना, इंट्रापेरिटोनियल हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर ड्रग्स का डायरेक्ट इस्तेमाल करना, इंट्रा आर्टीरियल हमारी आर्टरी के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करना इंजेक्शन के जरिए, इंट्रा कार्डियक हमारे दिल के अंदर इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने को कहते हैं, इंट्राथीकल हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने को कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट हमारे जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स को पहुंचाने को इंट्रा जॉइंट इंजेक्शंस कहते हैं, इंट्रा बोन मैरो हमारे बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स को पहुंचाने को के तरीके को कहते हैं इंट्रा बोन मैरो। द थ्री मेजर पेरेंटल रूट्स आर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। लेकिन इनमें जो थ्री मेजर रूट्स हैं जिसके जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। इस तरीके से जब ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन ड्रग्स के कई फ़ायदा हासिल होता है हमें, जैसे ड्रग्स गेट टू द साइट ऑफ एक्शन मोर रैपिडली, प्रोवाइडिंग अ रैपिड रिस्पॉन्स विच मे बी रिक्वायर्ड इन एन इमरजेंसी। जब इस तरीके से ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो ड्रग्स साइट ऑफ एक्शन पे जल्दी पहुंचते हैं और उनका असर जल्दी नज़र आता है और ये इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डोज कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड, जो हमारे ड्रग की डोज है वो एक्यूरेटली डिलीवर होती है, हमें जितने मिकदार में ड्रग को लेना होता है हम उतनी मिकदार में ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सूटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, उन ड्रग्स के लिए भी ये पेरेंटल रूट ज़्यादा फायदेमंद है जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी मैदे के अंदर जो तेज़ाब है उसकी वजह से ख़राब होते हैं और अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। उन ड्रग्स को डायरेक्ट हमारे पेरेंटल रूट के ज़रिए ले लिया जाता है। इस रूट के कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मोर रैपिड अब्सॉर्प्शन कैन लीड टू इंक्रीज्ड एडवर्स इफेक्ट्स, कि हमारा जो ड्रग है वो जल्द अज जल्द जब हमारे खून में मिलता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। लोकल इरिटेशन में अकर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, हम जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे हमें इरिटेशन नज़र आ सकती है, हमें लालगी और हमें ख़ारिश हो सकती है उस जगह पे इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस रूट्स आर इरिवर्सिबल एंड मे कॉज पेन, फीवर एंड इन्फेक्शन। जब इस रूट्स के ज़रिए पेरेंटल रूट के ज़रिए कोई इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग लिया जाता है तो इसमें दर्द भी हो सकता है, पेशेंट को डर भी लग सकता है और इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और भी रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के, जैसे कि इनहेलेशन सांस के ज़रिए ड्रग्स को लेना, इंट्रानेसल नाक के ज़रिए ड्रग्स को लेना, टॉपिकल स्किन के ज़रिए ड्रग्स को इस्तेमाल करना, रेक्टल रूट हमारे मलाशी के रास्ते के ज़रिए ड्रग्स को इस्तेमाल करना। Is transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream. The rate and efficiency of absorption depends on the route of administration. For IV delivery, absorption is complete, that is, the total dose of drug reaches the system circulation. अब्सॉर्प्शन ड्रग के ट्रांसफर को कहते हैं। जब एक ड्रग जहां पर लगाया जाता है वहां से खून में शामिल होता है तो उस अमल को अब्सॉर्प्शन कहते हैं। जब एक ड्रग इस्तेमाल किया जाता है
तो जिस तरीके से वो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड पे खून में शामिल होगा। जैसे कि जब आईवी में नस में कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तब अब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है, वो सारा ड्रग खून में अब्जॉर्ब होता है और सारे डोज जो लगाई जाती है आईवी में, जैसे कि अगर कोई आईवी में इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उसकी सारी डोज सिस्टम के अंदर शामिल होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, depending on their chemical properties, drug may be absorbed from the GI tract by either passive diffusion or active transport. ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो पैसिव डिफ्यूजन के जरिए जीआई ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जीआई ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब होगा। पैसिव डिफ्यूजन, इट रेफर्स टू पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजिंग a unionized moiety through lipid membrane. The drug moves from a region of high concentration to one of lower concentration. The vast majority of drug gains access to the body by this mechanism. पैसिव डिफ्यूजन एक अमल है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ से जहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। जब एक ट्रांसफ़र हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो उसे पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। Active transport is energy dependent and is driven by the hydrolysis of adenosine triphosphate. It is capable of moving drugs against a concentration gradient that is from a region of low drug concentration to one of higher drug concentration. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तब जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग ट्रांसफर होते हैं। ये एनर्जी के जरिए होते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के हाइड्रोलिसिस के जरिए ड्रग्स एक कम ग्रेडियंट कम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की जगह से हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की जगह में ट्रांसफर होते हैं। इस अमल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, this type of drug delivery transports drugs of exponentially large size across the cell membrane. Endocytosis involves engulfment of a drug molecule by the cell membrane and transport into the cell by pinching of the drug-filled vesicle. एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इस अमल को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। Exocytosis is the reverse of endocytosis and is used by cells to secrete many substances by a similar vesicle formation process. Exocytosis इसका opposite है। Exocytosis में सेल के अंदर से ड्रग मॉलिक्यूल निकल के बाहर चले जाते हैं और इस अमल को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। Drug distribution is the process by which a drug reversibly leaves the bloodstream and enters the interstitium, extracellular fluid or the cell of the tissues. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग खून में से निकल के इंट्रास्टिशियम में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चला जाता है या टिश्यूज के सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। इसे कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Blood flow. The rate of blood flow to the tissue capillaries varies widely as a result of unequal distribution of cardiac output to the various organs. Blood flow to the brain, liver and kidney is greater than that to the skeletal muscles. Adipose tissue has a still lower rate of blood flow. More drugs are delivered to greater blood flow areas. जहाँ पर खून की रफ्तार देखी जाती है, अगर हमारी बॉडी में खून की रफ्तार देखी जाए तो हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं जैसे दिल, फेफड़े, इन सब में खून की रफ्तार मुख्तलिफ पाई जाती है। दिमाग के अंदर, लिवर के अंदर और किडनी के अंदर खून की रफ्तार स्केलेटल मसल से हमारे गोश्त के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। एडिपोज टिश्यू जो हमारे बॉडी पे चर्बी है, वहाँ पे खून की जो हमारी बॉडी में चर्बी है उसमें खून की रफ्तार उससे भी ज़्यादा स्लो होती है और ज़्यादातर ड्रग्स वहाँ पर आसानी से चले जाते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, खून की रफ्तार तेज़ हो। कैपिलरी परमिएबिलिटी, इट वेरीज वाइडली इन वेरियस टिश्यूज। कैपिलरीज के अंदर ड्रग्स का दाखिल होना डिपेंड करता है कि वो कैपिलरी कहाँ पर है। हर टिश्यू की कैपिलरी में
खून की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। इन ब्रेन कैपिलरी endothelial cells are continuous and have no slit junction so that only lipid soluble drug can cross। जैसे कि जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं उसमें एंडोथीलियल सेल्स कंटिन्यूअस हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो ड्रग जो चर्बी में शामिल हो सकता है, जो चर्बी में डिसॉल्व हो सकता है, वो ड्रग ब्रेन की कैपिलरी में क्रॉस करता है। बाकी ड्रग्स ब्रेन की कैपिलरी में क्रॉस नहीं कर सकते। In liver and spleen, a large part of the basement membrane is exposed by large discontinuous capillary through which large plasma protein can pass। लिवर में और स्प्लीन में एक बहुत बड़ी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसके वजह से जो कैपिलरीज हैं उसमें लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन पास हो जाता है। Binding of drug to plasma protein. Drug molecules may bind to plasma protein, usually albumin. Bound drugs are pharmacologically inactive. Only the free unbound drug can act on target sites in the tissues. Bound drug stays in vascular space and is not metabolized or eliminated। जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा में, खून के अंदर जाकर प्लाज्मा के साथ बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये ड्रग्स इनएक्टिव रहते हैं। सिर्फ अनबाउंड ड्रग टारगेट साइट्स पे जाकर अपना असर दिखाते हैं। बाउंड ड्रग्स वैस्कुलर स्पेस में मेटाबोलाइज या एलिमिनेट हो जाते हैं। Apparent volume of distribution. A drug rarely associates exclusively with only one of the water compartments of the body. Instead, the vast majority of drugs distribute into several compartments, often avidly binding cellular compartments, for example lipids abundant in adipocytes and cell membranes, protein abundant in plasma and within cells, or nucleic acids abundant in the nuclei of cells। Therefore, the volume into which drug distribute is called the apparent volume of distribution। जब कोई भी ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है तो वो सिर्फ पानी के साथ नहीं जुड़ता, वो ड्रग कई चीज़ों के साथ, जैसे हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स हैं, लिपिड्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो चर्बी है उसके साथ जुड़ता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है उसके साथ जाके वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारी गोश्त के अंदर, उस गोश्त पे जाके ड्रग्स जाके जुड़ते हैं, और इसलिए जो ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है उस वॉल्यूम को कहते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। VD, volume of distribution, is equal to dose administered divided by plasma concentration of drug। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ढूंढने का फार्मूला है ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। Drug metabolism. Drugs are most eliminated by biotransformation or excretion into the urine or bile. The process of metabolism transforms lipophilic drugs into more polar, readily excretable products. The liver is the major site for drug metabolism, but specific drug may undergo biotransformation in other tissues such as the kidney and the intestines। ड्रग्स का इखराज बायोट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए होता है। हमारे पेशाब के अंदर ड्रग्स का इखराज होता है, हमारे बाइल के अंदर ड्रग का इखराज होता है, और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें लिपोफिलिक ड्रग्स जो कि हमारे चर्बी के साथ जुड़े होते हैं उन्हें एक्सक्रीट करने में मदद दी जाती है। हमारा लिवर एक मेजर साइट है जिसमें ड्रग्स को मेटाबोलाइज किया जाता है, छोटे छोटे ज़र्रों में तब्दील किया जाता है और इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। जब ये ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं, ये किडनी में भी मेटाबोलाइज होते हैं और इंटेस्टाइन्स में भी मेटाबोलाइज होते हैं। Reaction of drug metabolism. The kidney cannot efficiently eliminate lipophilic drugs that readily cross cell membrane and are reabsorbed in the distal tubules. Therefore, lipid-soluble agents must first be metabolized in the liver using two general sets of reactions called phase 1 and phase 2। जो हमारी किडनीज हैं वो लिपोफिलिक ड्रग्स को, चर्बी के साथ जज़ब होने वाले ड्रग्स को सेल मेम्ब्रेन से रीअब्जॉर्ब करती है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स को मेटाबोलाइज करती है लिवर के अंदर, और
इसे 2 सेट ऑफ रिएक्शंस में मेटाबोलाइज किया जाता है लिवर के अंदर, जिसे फेज 1 और फेज 2 कहते हैं। Phase 1 reaction functions to convert lipophilic molecules into more polar molecules by the exposing of a polar functional group, mainly in its oxidation, but sometimes there is reduction or hydrolysis. फेज 1 रिएक्शन के अंदर जो चर्बी के साथ मिले हुए ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीडेशन के जरिए रिड्यूस कर लिया जाता है। इधर रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस होता है। Phase 2. The phase consists of conjugation reactions. If the metabolites from phase 1 metabolism is sufficiently polar, it can be excreted by the kidneys. However, many phase 1 metabolites are too lipophilic to be retained in the kidney tubules. A subsequent conjugation reaction with an endogenous substrate such as sulfuric acid, acetic acid, or amino acid result in polar and more water-soluble compounds that excreted by the kidney. फेज 2 के अंदर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें जो फेज 1 के अंदर सफिशिएंट पोलर मेटाबोलाइट्स होते हैं उन्हें किडनीज के जरिए एक्सक्रीट कर लिया जाता है, और जो लिपोफिलिक होते हैं वो किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर रिटेन कर लिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, और इंडोजिनस सबस्ट्रेट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड या अमीनो एसिड के जरिए इन पोलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को किडनीज के जरिए एक्सक्रीट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। Drug elimination. Removal of a drug from the body occurs via a number of routes, the most important being through the kidney into the urine. Other routes include the bile, intestine, lung or milk in nursing mothers. A patient in renal failure may undergo extracorporeal dialysis, which removes small molecules such as drug. ड्रग को जब बॉडी से निकाला जाता है तो इसे कई रूट्स के ज़रिए निकाला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूट किडनी के ज़रिए पेशाब के अंदर ड्रग को खारिज कर दिया जाता है, और इसके अलावा बाइल के अंदर और आंतड़ियों के अंदर, फेफड़ों के अंदर और एक नर्सिंग मदर के दूध के अंदर भी ड्रग्स खारिज होते हैं। एक पेशेंट जो रीनल फेलियर से गुजर रहा होता है उसके बॉडी में से ड्रग के स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस के जरिए निकाल दिए जाते हैं। रूट्स ऑफ एलिमिनेशन: किडनी excretion of drug and their metabolites into urine involves glomerular filtration. Example of water soluble and polar components less than 500 Dalton. जब किडनी से एक ड्रग को पेशाब के अंदर निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपोनेंट्स को खारिज कर दिया जाता है। और एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशंस के जरिए भी ड्रग को बॉडी में से खारिज किया जाता है। पैसिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्सॉर्प्शन भी होती है, जिसमें से दोबारा जो चीज़ ज़रूरत की है वो वापस ले ली जाती है। लिवर, it can secrete drugs or their metabolites into bile that are lost in feces. However, some drug may be reabsorbed in intestines to again enter the circulation. कुछ ड्रग्स जिसके मेटाबोलाइट्स बाइल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो हमारे पैखाने के ज़रिए खारिज किए जाते हैं, और इसमें से कुछ ड्रग इंटेस्टाइन के अंदर जब आंतड़ियों में पहुंचता है तो वो रीअब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, thiocyanate, iodides and mercury in saliva, morphine through passive diffusion in stomach. कुछ ड्रग्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक है थियोसाइनाइड्स, आयोडाइड्स एंड मर्कुरी, जो कि हमारे सलाइवा के जरिए खारिज कर दिए जाते हैं। मॉर्फिन भी हमारे पेट के अंदर जाकर पैसिव डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसफ़र होती है, और लंग्स के अंदर गैशियस एंड वोलाटाइल जनरल एनेस्थेटिक इज एक्सक्रीटेड इन एक्सपायर्ड एयर। जो हमारे गैसेस होते हैं या हमने वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक इस्तेमाल किया हो तो वो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा के अंदर खारिज कर दिए जाते हैं। अदर रूट्स जिसमें से ड्रग्स को बॉडी में से निकाला जाता है उसमें शामिल है स्वेट,
हमारा पसीना, टीयर्स हमारे आंसू, ब्रेस्ट मिल्क एक नर्सिंग मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, सलाइवरी सेक्रीशंस जिसमें शामिल है हमारे थूक। Pharmacodynamics. Most drugs exert their effects both beneficial and harmful by interacting with receptors that are specialized target macromolecules present on the cell surface or intracellularly. Receptors bind drugs and initiate events leading to alterations in biochemical or biophysical activity of a drug and consequently the function of an organ. Drugs may interact with receptors in many different ways. Drugs may bind to enzymes, nucleic acids, or membrane receptors. अक्सर जो ड्रग्स हैं वो हमारे बॉडी में नुकसान या फ़ायदा जब पहुंचाते हैं तो वो हमारे रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके हमारे रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके ये अपना एक्शन दिखाते हैं। जो अक्सर ड्रग्स जो हम बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हमें फ़ायदा या नुकसान हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उसके साथ इंटरैक्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमारे सेल सरफेस पे पाए जाते हैं वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, वो रिसेप्टर्स के साथ मिक्स होते हैं और फिर एक इवेंट बायोकेमिकल रिएक्शन पैदा होता है बॉडी के अंदर। और ड्रग्स जब रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो कई किस्म के इंटरैक्शंस करते हैं, जैसे कि वो बाइंड भी होते हैं और वो इनहिबिट भी कर सकते हैं। ड्रग्स एंजाइम्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। इस एक्शन को फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। मेजर रिसेप्टर फैमिलीज। Pharmacology defines receptors as any biological molecule to which a drug binds and produces a measurable response. Thus, enzymes and structural protein can be considered to be pharmacological receptors. फार्माकोलॉजी में डेफिनेशन जब दी जाती है रिसेप्टर्स की तो उसमें एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझाया जाता है जो कि एक ड्रग में पाया जाता है। वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक ख़ास रिस्पॉन्स पैदा करता है और हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उनको भी फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर समझा जाता है क्योंकि वो ड्रग के बायोलॉजिक मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं। Ligand gated ion channels receptors. These are responsible for regulation of the flow of ion across cell membrane. The activity of these channels is regulated by the binding of a ligand to the channel. Nicotinic receptors and gamma aminobutyric acid receptors are important examples of ligand gated receptors. जो ligand gated आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे जो रेगुलेशन होती है आयन की फ्लो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये चैनल्स कई किस्म के हैं, जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी लिगांड गेटेड आयन चैनल्स का एक एग्जांपल है। गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड जो कि गाबा रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे अल्प्राजोलम जिस गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करता है उस रिसेप्टर को ligand gated receptors कहते हैं। G protein coupled receptors. A second family of receptors consists of G protein coupled receptors. These receptors contain a single peptide. These receptors are linked to a G protein having 3 subunits, alpha, beta and gamma subunit. Binding of the appropriate ligand to the extracellular region of the receptor activates the G protein. जो सेकंड फैमिली है रिसेप्टर्स की लिगांड गेटेड आयन चैनल्स के अलावा वो है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर्स में एक सिंगल पेप्टाइड होता है। ये रिसेप्टर्स जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे अल्फा, बेटा और गामा सब यूनिट। जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए आयन्स से एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में जाते हैं और वहां पर जाके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए इन रिसेप्टर्स को जी प्रोटीन coupled receptors कहा जाता है। enzyme linked receptors, a third major family of receptors consisting of those having cytosolic enzyme activity as an integral component of their structure or function. Binding of a ligand activates or inhibits this cytosolic enzyme activity.
जो तीसरी टाइप है रिसेप्टार्स की वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार्स है। इनमें साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी देखी गई है जिसमें इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर इनके इंटीग्रल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। जब ये बाइंड होते हैं तो ये साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। एक एंजाइम की एक्टिविटी जब रुक जाती है तो उसे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार्स कहते हैं। जब एक लिगांड जाके एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है या इनहिबिट करता है या स्लो कर देता है तो उस रिसेप्टार को एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार्स कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, द फोर्थ फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स इज कॉल्ड The fourth family of receptors is called intracellular receptors. These receptors are either in the cytoplasm or in the nucleolus, gives response by increasing the gene transcription. जो फोर्थ फैमिली है रिसेप्टार्स की उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टार्स कहते हैं। ये रिसेप्टार्स साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस में एक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाती है। जीन्स बार बार कॉपी होके पेस्ट होते हैं, बार बार उनके अंदर एक एक्टिविटी पैदा हो जाती है जीन्स के अंदर जिसकी वजह से जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टार्स पे होती है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टार्स की वजह से जीन की ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाती है।